सो हेलो गाइस, नाउ 2024 हैज़ कम टू एन एंड और ये साल हमें एनिमे फैंस के लिए बहुत ही अमेजिंग देखने को मिला था। काफ़ी सारे शानदार टाइटल्स हमें इस साल भी देखने को मिले और हर साल की तरह आई एम बैक टू रैंक दी 10 बेस्ट शोज दैट केम आउट दिस ईयर। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो में मैं एनिमे मूवीज़ को और जिन शोज़ के हमें नए सीजन्स देखने को मिले थे 2024 में उन्हें इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। इट विल ओनली बी अबाउट द न्यू शोज़ दैट एयर्ड इन 2024। So no matter how badly I want to give the top 3 spot to Monogatari, Kimi ni Todoke and Mushoku Tensei, I simply can't. अब जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10 शोशिमिन। नाउ मिस्ट्री वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट जॉनर्स में से एक निकल के आता है एंड देयर इज नो डाउट दैट आई लव माई वेल रिटन मिस्ट्री एनीमे एज वेल। सो बेसिकली शोशिमिन इस साल के मेरे पर्सनल फेवरेट टाइटल्स में से एक निकल के आता है, जहाँ हम फॉलो करते हैं कोबातो और ओसानाई को। ये दोनों ही बेसिकली नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, बट इनकी क्यूरियोसिटी इन्हें कॉन्स्टेंटली ऐसे सिचुएशंस में डालते हुए हमें नज़र आती है जहाँ इन्हें डे टू डे लाइफ की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना होता है। So it's simply brilliant. Basically, Shoshimin is from the author of Hyuga, which is one of my personal favorite shows of all time. So अगर तुम्हें कुछ similar feel चाहिए तो तुम इस शो को definitely check out कर सकते हो। Shoshimin के अंदर कह सकते हो कि हमें उसके मिस्ट्री का एंगल काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिला है और काफ़ी रिफ्रेशिंग देखने को मिला है इस जॉनरा के अंदर, और उसका रीज़न निकल के आता है इसकी सिंप्लिसिटी। इसकी सिंप्लिसिटी ही इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जहाँ जो इसकी मिस्ट्रीज़ है ना वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हमें देखने को मिलती हैं, जिससे तुम ऑनेस्टली कोई मिस्ट्री कंसिडर करोगे नहीं, बट यही चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक भी बनाती है, जिसके साथ साथ इसकी विजुअल क्वालिटी भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग देखने को मिली है। सो आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज मिस दिस वन, और अगर तुम एक मिस्ट्री फ़ैन निकल के आते हो, तुम मिस्ट्री एनिमे शोज एंजॉय करते हो, तो तुम्हें इसे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग यूनिक एंड रिफ्रेशिंग। नंबर 9 ब्लू बॉक्स। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ निकल के आती है जिसे हर कोई इन्जॉय नहीं करता है, बट स्पोर्ट्स एनीमे के हमें काफ़ी सारे फैंस देखने को मिले हैं, एंड इफ़ यू विल कंबाइन दैट विथ रोमांस देन ये एक ऐसा अमेलगम निकल के आता है जो मॉडर्न एनीमे में तो हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है अब, लेकिन ब्लू बॉक्स इसी वॉइड को फिल इन करता है। हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है ताइकी से, जो एक बैडमिंटन प्लेयर है, और चिनात्सु से, जो एक बास्केटबॉल प्लेयर है। चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं, दे बोथ स्टार्टेड लिविंग अंडर द सेम रूफ दैट विल इवेंचुअली लीड टू अ लॉट ऑफ रोमांटिक डेवलपमेंट। तो उस मामले में अगर देखा जाए ना तो ब्लू बॉक्स एक काफ़ी फैसिनेटिंग शो निकल के आता है। एज अ रोमांस एनीमे इट इज़ रियली गुड। ये हमें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिला है, ये अपने ट्रोप्स को री इन्वेंट वगैरह करने की भी कोशिश नहीं करता है, उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करता है, और एक स्पोर्ट्स एनीमे के तौर पे भी ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, जहाँ जो हमारे दोनों ही लीड कैरेक्टर्स हैं वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से और कह सकते हो कि रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। दे लुक अप टू ईच अदर, दे इंस्पायर ईच अदर टू बिकम बेटर एट देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स, और यही चीज़ ब्लू बॉक्स को एक काफ़ी होलसम स्टोरी बना देती है। कैरेक्टर्स काफ़ी लाइकेबल हैं, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि अच्छे तरीके से मूव इन करती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड न्यू जेन शोनन्स। तो अगर तुम लोग इस शो को चेकआउट नहीं किए हो देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यू जेन शोज टू कम आउट इन अ व्हाइल। नंबर 8 रानमा हाफ। नाउ अभी जस्ट अपन ने बात की स्पोर्ट्स और रोमांस के कॉम्बिनेशन की, सो हाउ अबाउट अ कॉम्बिनेशन बिटवीन एक्शन एंड रोम कॉम फ्रॉम द ब्रिलियंट माइंड ऑफ रोमिको ताकाहाशी। हमें देखने को मिलता है 80s के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल शोनेन एनिमे का रीमेक रानमा हाफ, जहां हम फॉलो करते हैं आकाने और रानमा को। ये दोनों ही इंगेज्ड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर फादर, बट रानमा को ये कर्स है कि जब कभी भी वो कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है ही चेंजेस इनटू अ गर्ल एंड ही नीड हॉट वाटर टू ट्रांसफॉर्म बैक। तो उसी वजह से हमें काफ़ी सारे फनी सिनेरियोस क्रिएट होते हुए नजर आते हैं। दिस इज़ अ क्लासिक बाय द वे, ये कह सकते हो कि हमें काफ़ी बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है। इन जनरल इट इज़ अ रियली हिलेरियस शो, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने कभी भी इसका ओरिजिनल अडेप्टेशन नहीं देखा था, बट आई स्टिल इंजॉयड द रीमेक अ लॉट। जहाँ बेसिकली अगर तुम्हें भी 80s और 90s के ओल्ड एनीमे शोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं तो वो सिमिलर चीज़ तुम्हें, वो सिमिलर फील तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ जो हमें कह सकते हो कि कॉमेडी देखने को मिली है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ जो हमें एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल कोरियोग्राफ्ड हैं, काफ़ी वेल एनिमेटेड भी निकल के आते हैं, और इन जनरल जो रोमांटिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होलसम तो है ही, और उसी वजह से कह सकते हो कि इन जनरल हमें काफ़ी शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, और हमें कह सकते हो कि एक ओल्ड एनिमे का एक काफ़ी फेथफुल रीमेक भी देखने को मिल जाता है, जिसे हर फैन ने सो फार काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है, विच इज़ वाई दिस शो इज़ ऑन दिस लिस्ट।
Number 7, Brave Bang Braven. Now, this is the most hyped show of the year. इसका absurd और over the top nature इस show को बहुत ही ज़्यादा stand out करने में help करता है. We are thrown into this world where the military operates robot और all of a sudden हमें basically एक alien invasion होते हुए नज़र आता है जिसे obviously military survive नहीं कर पा रही होती है, but तभी एक कूल मेका आता है फ्रॉम द स्काई एंड सेव्स द डे. और ये जो मेका है ये बोल भी सकता है. नाउ एवरीवन एल्स इज जस्ट एज कंफ्यूज्ड एज यू. बेसिकली ब्रेव बैंग ब्रेवन काइंड ऑफ हमें एक कॉम्बिनेशन जैसा देखने को मिला है बिटवीन गुरन लगान एंड वन पंच मैन. ये एनीमे बस कोई जेनरिक मेका पैरोडी नहीं है बल्कि इन जनरल एक काफ़ी वेल रिटन स्टोरी भी हमें देता है. प्लस इट्स एन ओरिजिनल एनीमे सो आई हैव टू प्रेज इट इवन मोर क्योंकि एज एन ओरिजिनल एनीमे ये शो के अंदर हमें काफ़ी सारे बेहतरीन एलिमेंट्स देखने को मिले हैं. Sure, it can be a CG fest at times, but the action scenes are really well done. The characters are amazing and the comedy is just hilarious. अगर तुम्हें लग रहा था कि दान दा दान इकलौता इस साल का absurd action comedy है, then you guys missed on this one. क्योंकि basically सिर्फ 12 एपिसोड्स के अंदर ब्रेव बैंग ब्रेवन हमें एक काफ़ी शानदार स्टोरी देता है जिसकी कॉमेडी, जिसका एक्शन, जिसका ओवर द टॉप नेचर इसे डेफिनेटली इस शो को कह सकते हो कि इस लिस्ट में बताए जाने वाले बाकी सारे शोज से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा absurd दिखाता है. And it is definitely worth your time if you are into that. Number 6, A Sign of Affection. Now in the recent time, we have seen a huge decline of good shoujo anime and as a shoujo fanboy, I really hate that. But A Sign of Affection ना ही सिर्फ उस void को fill in करता है but हमें definitely काफ़ी ज़्यादा special भी देखने को मिला है. हम follow करते हैं यूकी को जो सुन नहीं सकती है, she is deaf और इसी वजह से वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करती है कम्युनिकेट करने को. उसका इनकाउंटर होता है इत्सुयोमी से हु इज़ अ रियली स्वीट गाय हु लव्स टू ट्रैवल एज वेल. सो वी फॉलो देम एंड सम अदर साइड कैरेक्टर्स हु गेट क्लोज टू ईच अदर रोमांटिकली. नाउ अ साइन ऑफ अफेक्शन को स्पेशल क्या चीज़ बनाती है? बेसिकली साइन ऑफ अफेक्शन बाकी शोजो रोमांसेस से हमें काफ़ी डिफरेंट देखने को मिला है. यूजुअली शोजो रोमांस एनीमे ईदर हेवली कैरेक्टर ओरिएंटेड निकल के आते हैं या ड्रामा फोकस्ड निकल के आते हैं, विच इज़ वाई आई लव देम. बट दिस एनीमे इज़ नॉट लाइक दैट. It's really sweet, it's really wholesome and it's really straightforward. That's what make it stand out from other shoujo romance. That's why it's a really special one. जिसके साथ ही साथ कह सकते हो कि इसका एस्थेटिक भी हमें काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिला है. इसका म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है एंड इन जनरल शो कह सकते हो कि काफ़ी कोजी फील को कैरी करता है. अगर तुमने अपने लाइफ में कोई भी शोजो एनीमे देखा नहीं है ना, देन मैं तुम्हें डेफिनेटली अ साइन ऑफ अफेक्शन रिकमेंड नहीं करूँगा. दिस इज़ नॉट द राइट वन टू स्टार्ट विद. यू शुड ईदर स्टार्ट विथ समथिंग like Fruits Basket or Nana. But if you are a shoujo fan ना, then definitely तुम्हें A Sign of Affection miss नहीं करना चाहिए cause it will feel like a breath of fresh air. और वही चीज़ A Sign of Affection को कह सकते हो कि इस लिस्ट में बताए गए प्रीवियस रोमांस एनीमे से स्टैंड आउट करने में भी हेल्प करती है. नंबर 5, दान दा दान. अब अभी तक मैंने जितने भी एनीमे की बात की, हो सकता है तुम में से बहुत से लोगों ने उनमें से कोई भी एनीमे चेकआउट ना किया हो, बट दान दा दान तो हर किसी ने फॉलो किया ही होगा, विच मेक्स सेंस. दिस वाज आल्सो वन ऑफ माय मोस्ट एंटिसिपेटेड एनीमे ऑफ द ईयर एंड आई एम ग्लैड टू से कि ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरते हुए नजर आया. हम सभी जानते ही हैं कि शो में हमें क्या देखने को मिलता है. केन, मोमो दोनों कह सकते हो कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. केन बिलीव करता है एलियंस में, मोमो बिलीव करती है घोस्ट में. ये दोनों ही कह सकते हो कि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं and they send each other to different locations associated with aliens and ghost. अब जैसा कि तुम इमेजिन कर ही सकते हो कि इस कह सकते हो कि वर्ल्ड में एलियंस और घोस्ट दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं. तो ये जो स्मॉल ट्रिप हमें देखने को मिलती है ये इनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देती है. ये शो एक प्रॉपर absurd एक्शन कॉमेडी निकल के आता है. शो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा वेल रिटन भी निकल के आता है. टाइम टू टाइम इट विल हिट यू लाइक अ ट्रक एज वेल. और वही चीज़ दान दा दान को एक कंप्लीट पैकेज बना देती है. इट्स वियर्ड, इट्स रियली ओवर द टॉप, बट एट द सेम टाइम इट्स रियली वेल डन. और साथ ही साथ क्योंकि इसे साइंस सारू ने एनिमेट किया है ना, तो उनके हर डिफरेंट एनिमे की तरह, हर दूसरे एनिमे की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक निकल के आता है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन विजुअल क्वालिटी कह सकते हो कि परफॉर्म करता है. तो उस मामले में अगर देखा जाए तो ये शो डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट था. और बस अगर इसके ब्रूटल क्लिफ हैंगर को छोड़ दिया जाए तो दान दा दान डेफिनेटली इस साल के सबसे बेस्ट शोज़ में से एक रहा. नंबर 4, डंजन मेशी. नाउ डेफिनेटली ये साल शोनन फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा, शोजो फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा, इवन नॉवेल रीडर्स के लिए भी बेहतरीन रहा. बट सीनन फैंस ऑल्सो हैड अ ग्रेट टाइम एंड डंजन मेशी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फन एंड इमर्सिव वंस इन दिस डेमोग्राफिक.
जहाँ हम फॉलो करते हैं लायोस को और उसकी पार्टी को, जहाँ वो लोग कह सकते हो कि डिफरेंट डंजन्स के डेप्थ्स में ट्रैवल करते हैं। उनका एक पर्टिकुलर गोल है इसी वजह से, बट इसी जर्नी में, इसी कह सकते हो कि एक्सप्लोरेशन में उन्हें काफ़ी सारे क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं जिन्हें वो मारते हैं और खाते हैं। आई नो दिस साउंड्स वियर्ड बट दिस एनीमे इज़ अमेजिंग। डंजन मेशी इज़ स्टूडियो ट्रिगर्स बेस्ट लुकिंग शो येट। हमें ये एक फैंटेसी एनीमे देखने को मिला है विच इज़ फिल्ड विथ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स एंड अमेजिंग क्रिएचर्स, प्लस द बेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग यू विल सी द एंटायर ईयर। इस शो की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग निकल के आती है और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करेगी। ऑल्सो लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट कि कह सकते हो कि रिसेंटली हमें काफ़ी सारे बेहतरीन फैंटेसी शोज़ देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर वी हैड फ्री रेन, दिस ईयर ऑब्वियसली डंजन मेशी, और अगले साल हमें विच हैट एटलियर भी देखने को मिल जाएगा। सो इट्स बिन ग्रेट फॉर अस। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो डंजन मेशी डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इमर्सिव और इम्प्रेसिव कह सकते हो कि शो निकल के आता है जो हमें इस साल देखने को मिला। इसकी जो कास्ट है वो डेफिनेटली शो को काफ़ी हेवली कैरी भी करती है। कास्ट काफ़ी ज़्यादा फन निकल के आती है। इन जनरल मैंने वर्ल्ड बिल्डिंग की बात तो की ही, जो कह सकते हो कि शो के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में से एक है, और काफ़ी सारे फैसिनेटिंग और सरप्राइजिंगली बेहतरीन एक्शन सीन्स भी देखने को मिल जाते हैं टाइम टू टाइम, और इसकी कॉमेडी भी हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है। इन जनरल इट इज़ अ रियली फन शो एंड इट हैज़ even more potential to fulfill in the upcoming seasons. Number 3, Orb on the Movements of Earth. Now, this anime might not have great animation quality, but it's one of the most well-written and impressive seinen stories ever in my opinion. जहाँ ये anime हमें कह सकते हो कि पीछे लेके जाता है 15th सेंचुरी में इन पोलैंड, जहाँ लोग बिलीव करते हैं कि अर्थ एक सेक्रेड प्लैनेट है, जहाँ लोग बिलीव करते हैं कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में एग्जिस्ट करता है, और अगर कोई भी इस थ्योरी को गलत प्रूव करने की कोशिश करता है ना, दे आर टॉर्चर्ड एंड बर्न्ड अलाइव। यहाँ हमें देखने को मिलते हैं मल्टीपल्स एस्ट्रोनॉमर्स एंड पीपल जो बिलीव करते हैं कि अर्थ एक्चुअली में मूव कर रही है, और इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देमसेल्फ। मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि और कह सकते हो कि हमें काफ़ी वेल डन, काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक और इंस्पिरेशनल स्टोरी देखने को मिली है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर एवरी वन, बट अगर तुम एस्ट्रोनॉमी में स्लाइटली भी इंटरेस्ट रखते हो ना, देन यू हैव टू वॉच इट। आई कैन नॉट पुट इन टू वर्ड्स हाउ ग्रेट दिस शो इज। प्लस आफ्टर एपिसोड 3 whenever the opening song comes up, I cannot stop myself from tearing up. बेसिकली ऑर्ब हमें एक बहुत ही वेल रिटन स्टोरी देखने को मिली है। डेफिनेटली इसका प्रीमाइज कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करेगा ही काफ़ी सारे लोगों को, लेकिन इन जनरल भी ना, अगर तुम इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, लेकिन तुम्हें स्लो पेस्ड हिस्टोरिकल शोज लाइक विनलैंड सागा जैसे एनीमे पसंद है, देन please give it a try. It's an anime about passion, about dedication, about faith and truth, और हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से हम इस शो के अंदर काफ़ी सारे बेहतरीन और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, जो कह सकते हो कि अपने थ्योरीज को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें कह सकते हो कि शो के अंदर काफ़ी सारे मैच्योर थीम्स भी देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे कह सकते हो कि ब्रूटल एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, बट इन जनरल ऑन गोइंग होने के बावजूद भी ऑर्ब टॉप 3 में अपनी पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 2, यातागरासु। अब अगर तुम्हें लगा कि शोशिमिन इकलौता इस साल का मिस्ट्री एनीमे हमें देखने को मिला था जो वेल रिटन था, तो ऐसा नहीं है। यातागरासु हमें एक फिक्शनल हिस्टोरिकल सेटिंग में लेके जाता है, जहां रेवंस और क्रोज बेसिकली इंसानों के फॉर्म ले सकते हैं। यहीं हम फॉलो करते हैं यूकिया को, जिसका रॉयलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बट वो खुद को इन्वॉल्व पाता है द इम्पेरियल पैलेस से, जहाँ वो डिस्कवर करता है कह सकते हो कि इस वर्ल्ड के माइथोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे सीक्रेट्स और कई सारी डिफरेंट चीज़ें भी। इन जनरल यातागरासु भी हमें एक काफ़ी वेल रिटन शो देखने को मिला है। दिस इज़ अ प्रॉपर मैच्योर ड्रामा जो इसके वर्ल्ड में, इसके पॉलिटिकल ड्रामा में, इसके माइथोलॉजिकल रेवलेशंस में तुम्हें इंस्टेंटली ग्रैब कर लेता है। ये शो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, इसके कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा वेल रिटन निकल के आते हैं, और इसके अंदर तुम्हें कुछ काफ़ी इनसेन प्लॉट ट्विस्ट भी देखने को मिल जाएंगी। इन जनरल तुम शो से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि नेक्स्ट में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, और काफ़ी सारी सरप्राइजिंग एलिमेंट्स शो तुम्हें कह सकते हो कि तुम्हारे सामने लाके रखता जाता है। और इन जनरल जो कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है ना यातागरासु की, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया था। मैंने इस शो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। अगर तुम हिस्टोरिकल शोज़ देखना पसंद करते हो, अगर तुम जापानीज़ माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, तो ये शो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करेगा। दिस वॉज ईजली एनिमे ऑफ द ईयर मटेरियल फॉर मी, बट वन एनिमे शो स्लाइटली एज्ड इट आउट। Number 1, Dead Dead Demons, Dead Destruction. Now,
ऐसे कई सारे मांगाकास यानी कि मांगा ऑथर्स निकल के आते हैं जिनको ये फैंस ये बिलीव करते हैं कि उनकी स्टोरीज़ को, उनके मांगा को एनिमे में अच्छे से अडैप्ट नहीं किया जाता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर आर्ट। एंड इन्यू आसानो इज़ वन ऑफ दोज ऑथर वेयर एवरीवन बिलीव्ड दैट हिज स्टोरीज वोंट वर्क इन एनिमे, बट देन वी गॉट this, the Dead Dead Demons adaptation, which by the way wasn't only the best seinen anime of the year but was also the best anime of the year in my opinion। यहाँ पे भी हमें कह सकते हो कि एक एलियन इन्वेजन होते हुए नज़र आता है, जहाँ टोक्यो स्काई में एक काफ़ी ह्यूज स्पेसशिप आ जाती है अचानक से, और काफ़ी लोगों को लगता है कि ये चीज़ कह सकते हो कि वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल देगी। बट फिर हमें 3 साल का एक टाइम जंप देखने को मिलता है और वो स्पेसशिप अभी भी आसमान में मौजूद है। कोई भी इंटरगैलेक्टिक वॉर वगैरह चालू नहीं हुआ है, ह्यूमैनिटी काइंड ऑफ मूव ऑन कर चुकी है। हम फॉलो करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स कादोदे और ओरान को, वो भी कह सकते हो कि अपने लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो दोनों ही कह सकते हो कि बड़ी-बड़ी डिसीजंस ले रही हैं लाइफ में, और वो लोग ट्राई कर रही हैं कि कुछ भी बुरा उनके साथ ना हो। बट हाउ लॉन्ग इज़ इट गोना लास्ट? डेड डेड डीमंस हमें एक प्रॉपर कमिंग ऑफ एज साई-फाई ड्रामा देखने को मिला है, एंड डेयर आई से इट्स माइंड ब्लोइंग। द ऑथर इज़ अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू राइटिंग कैरेक्टर्स एंड राइटिंग कैरेक्टर इंटरैक्शंस, और वो चीज़ हमें यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलती है। कैरेक्टर्स अमेजिंग है, कैरेक्टर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स निकल के आते हैं। जो हमें कह सकते हो कि ह्यूमन ड्रामा वाला एस्पेक्ट देखने को मिला है ना एक साई-फाई शो के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। तुम्हें ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी, तुम्हें प्रॉपर एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा उस स्टोरी का। अब तुम्हें से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि व्हाट मेक्स दिस एनिमे बेटर देन यातागरासु और ऑर्ब, देन इट्स द फैक्ट दैट दिस इज़ अ कंप्लीट शो विद अ गुड एंडिंग। सिर्फ 17 ही एपिसोड्स के अंदर तुम्हें एक बहुत ही फैसिनेटिंग आइडिया से इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसका एक प्रॉपर एंड भी देखने को मिलता है जो तुम्हें डेफिनेटली इमोशनल भी करेगा। इन जनरल डेड डेड डीमंस की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। ये शो हर बॉक्स को टिक करता है, ये शो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। साई-फाई शो के मामले में ये शो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तुम्हें कह सकते हो कि काफ़ी सारे फैसिनेटिंग एलिमेंट्स देखने को शो में तो मिलेंगे ही, लेकिन इन जनरल शो काफ़ी सारे हार्ड हिटिंग मोमेंट्स भी कैरी करता है, और एज अ ह्यूमन ड्रामा भी शो में काफ़ी सारे बेहतरीन एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मैं डेफिनेटली स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। ऑल्दो इसका एक एपिसोड 0 भी है जिसे तुम्हें डेफिनेटली नहीं चेकआउट करना चाहिए, बिकॉज इट कुड बी ह्यूज स्पॉइलिंग पॉइंट टू बी ऑनेस्ट, बट उसको अगर अपन इग्नोर करें तो उसके अलावा I cannot praise this anime enough. Dead Dead Demons is definitely anime of the year for me. सो गाइस, ये थी वीडियो 2024 के 10 सबसे बेस्ट एनीमे शोज़ को लेके, न्यू एनीमे शोज़ को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ कि तुम्हारा इस साल का सबसे फेवरेट एनीमे कौन था, सबसे फेवरेट न्यू एनीमे शो कौन था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।